Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing important long questions for microbiology examination. Friends, many of you have requested me to make a video on this topic, so I have made one. I hope someone finds this helpful. Also, if you are new to my channel, do not forget to subscribe it and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. Now friends, as you all know that microbiology जो पैथो का सेकेंड पेपर होता है उसमें पूछी जाती है एंड माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ सम बैक्टीरियम, फ्यू वायरसेस, कुछ पैरासाइट्स आते हैं इसमें। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट बैक्टीरियम पूछे जाते हैं, जो ज़्यादातर मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट बैक्टीरियम that we will be discussing is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis जो बैक्टीरिया होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने के लिए एंड ये बैक्टीरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये बैक्टीरियम ज़रूर पूछा जाता है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन और ईदर फॉर पैथोलॉजी सेकेंड पेपर, डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर माइक्रोबायोलॉजी। Moving on to the next, we have a Salmonella typhi. Salmonella typhi is also a very important bacterium. ये रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफॉइड फीवर कॉज करने के लिए, जिसको हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी के साथ जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है वो साल्मोनेला पैराटाइफी के लिए पूछा जाता है। तो साल्मोनेला पैराटाइफी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप साल्मोनेला टाइफी प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप साल्मोनेला पैराटाइफी को भी ज़रूर प्रिपेयर करो। Now next most frequently asked bacterium is Streptococcus and Streptococcus में भी Streptococcus pneumoniae के ऊपर कई बार questions पूछे जाते हैं because pneumonia causing जो organism होते हैं वही होते हैं Streptococcus pneumoniae। इसमें कई toxins भी होते हैं जो ये रिलीज करते हैं, जैसे IgA टॉक्सिन हो गया, न्यूमोलाइसिन हो गया, which are responsible for causing pneumonia. So Streptococcus pneumoniae is also a very important bacterium if you are preparing for a microbiology examination. Next important bacterium that we have is Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis is a very important bacterium and it is the only bacterium responsible for causing meningitis in humans. सो Neisseria meningitidis को आपको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना होगा। ये किस तरह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया है। Next we have is Neisseria gonorrhoeae and Neisseria gonorrhoeae is the bacterium which is responsible for causing gonorrhea in humans and gonorrhea is a venereal disease, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। तो ये Neisseria gonorrhoeae किस तरीके से गोनोरिया कॉज करता है, उसमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। So guys, the next bacterium that we have is Clostridium tetani and Clostridium tetani is responsible for causing tetanus in humans. क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी जो बैक्टीरियम होता है ये मेनली दो टाइप के टॉक्सिन्स रिलीज करता है। द फर्स्ट वन बीइंग टेटानोलाइसिन एंड द सेकेंड वन इज टेटानोस्पाज्मिन। सो ये दोनों टॉक्सिन्स जो होते हैं यही टेटानस के जो सिम्टम्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो if you are preparing for your examinations, do not forget to prepare this because this is often asked as long answer type questions in your examinations. Moving on to the next bacterium, we have is Escherichia coli and Escherichia coli is the most important bacterium which is responsible for causing UTI. जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ और बैक्टीरियम हैं जैसे स्यूडोमोनास हो गया, क्लिप्सला हो गया, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूटीआई कॉज करने के लिए। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियम है। नाउ अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि कौन से बैक्टीरियम ऐसे हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं,
बट नाउ अगर ये बैक्टीरियम आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उस आंसर को लिखते हुए आपको उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, कौन कौन सी हेडिंग्स इंक्लूड करनी है आपकी टेक्स्ट बुक की, चलिए हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बैक्टीरियम की आप एक इंट्रोडक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल एस्चेरिशिया कोलाई है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूटीआई कॉज करने के लिए, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि ये एक ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जो भी बैक्टीरिया होता है, फिलहाल के लिए एस्चेरिशिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूटीआई कॉज करने के लिए। तो ये आप उसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। आफ्टर दैट आप उसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे कि ये स्लेंडर होता है, बैसिलस होता है, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये डिप्लोकोकस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर स्ट्रैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये आपको डिस्कस करना होगा। मॉर्फोलॉजी में आप ये भी डिस्कस करेंगे इस बैक्टीरियम के पास फ्लैजेला है या नहीं है, अगर फ्लैजेला है तो किस टाइप का फ्लैजेला है, ये सब आपको मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग जो आप लिखेंगे वो होगा कल्चर, और कल्चर में जिस भी मीडियम में इसे कल्चर किया जा सकता है, चाहे वो अगार मीडियम हो या फिर कोई ब्रॉथ हो, उन सबको आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग दैट यू हैव इज बायोकेमिकल रिएक्शंस, और आपको इसमें ये बैक्टीरियम जो भी रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरियम हुआ अल्फा हिमोलिसिस शो करता है, कोई बीटा हिमोलिसिस शो करता है, तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग दैट यू हैव इज रेजिस्टेंस, तो ये बैक्टीरियम कौन से टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट यू हैव इज क्लासिफिकेशन, अगर सपोज जो बैक्टीरियम आप डिस्कस कर रहे हो उसका कोई क्लासिफिकेशन है तो आप उसे मेंशन करोगे, आप उसके टॉक्सिन्स मेंशन करोगे। टॉक्सिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, और जो भी डिसऑर्डर्स कोई भी बैक्टीरियम या कोई भी पैरासाइट्स ह्यूमन में कॉज करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके टॉक्सिन्स से रिलेटेड होते हैं। सो आप उसके टॉक्सिन्स के बारे में डिस्कस करोगे, फिर आप उसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस करोगे कि किस तरीके से वो अपनी इन्वेसिव पावर की हेल्प से ह्यूमन बॉडी को इन्वेड करता है और उसमें डिफरेंट टाइप की पैथोलॉजी कॉज करता है। एंड फाइनली आप उसकी लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी डिस्कस करोगे। सो एक बार और मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ कि आप सबसे पहले मॉर्फोलॉजी डिस्कस करोगे या फिर इंट्रोडक्शन डिस्कस करोगे, फिर मॉर्फोलॉजी डिस्कस करोगे, नेक्स्ट यू विल बी डिस्कसिंग द कल्चर, नेक्स्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस, नेक्स्ट यू विल बी डिस्कसिंग रेजिस्टेंस, फिर आप क्लासिफिकेशन डिस्कस करोगे। उसके बाद ये बैक्टीरियम जो भी टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट पैथोलॉजीज को कॉज करने के लिए, आप वो डिस्कस करोगे। फिर आप इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस करोगे एंड फाइनली यू विल बी डिस्कसिंग द लैब डायग्नोसिस, जो लैब डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आप डिस्कस करोगे। नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कौन कौन सी हेडिंग्स इंक्लूड करनी है ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज इम्पॉर्टेंट पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो कौन से पैरासाइट्स हैं जो एग्जाम्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। The first one is Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica is responsible for causing amoebic dysentery. तो आप Entamoeba histolytica का इंट्रोडक्शन लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद आप उसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करोगे जिसमें आप Entamoeba histolytica का एक डायग्राम बनाओगे, उसे लेबल करोगे और उसके बेसिस पे आप उसकी मॉर्फोलॉजी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। आफ्टर दैट आपको उसकी लाइफ साइकिल लिखनी होगी या फिर आप उसके स्टेजेस, जैसे जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है वो ट्रोफोजॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और सिस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो आप उन दोनों फॉर्म्स को डिस्कस करोगे। फिर आप इसकी पूरी लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करोगे। फ्रेंड्स, ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा कि जो आप लाइफ साइकिल डिस्कस करो वो फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में डिस्कस करो, बिकॉज वो एग्जामिनर को परसीव करने के लिए आसान होता है और उसे मार्किंग करना ईजी होता है। सो आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसकी साइकिल लिखोगे एंड फाइनली यू विल बी डिस्कसिंग द लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स।
Moving on to the next we have is Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti is a parasite which is responsible for causing एलिफेंटियासिस. फाइलेरियासिस भी हम उसको कहते हैं या फिर एलिफेंटियासिस कॉज करता है. आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वुकरेरिया bancrofti इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस इन ह्यूमंस. उसके बाद इसके जो 2 होस्ट होते हैं उसके बारे में आप डिस्कस करोगे, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट यू विल बी डिस्कसिंग द मॉर्फोलॉजी. अगर आपको मेल और फीमेल जो भी होते हैं उसका अगर डिस्क्रिप्शन पता है, डायग्राम्स पता है, लेंथ पता है, वो सब आप मेंशन करोगे. आफ्टर दैट यू विल बी मेंशनिंग द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी स्टेज में ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, कौन सी स्टेज में वो होस्ट के पास वापस चला जाता है. ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे. एंड फाइनली यू विल बी डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट एंड लैब डायग्नोसिस. Moving on to the next we have is Leishmania. Leishmania donovani is a parasite which is responsible for causing leishmaniasis in humans. इसमें mainly इसको हम काला आजार बोलते हैं और काला आजार जो होता है वो क्यूटेनियस लेशमैनियासिस होती है. सो आप उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करोगे और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि मॉर्फोलॉजी लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना, उसकी पैथोजेनेसिस या लाइफ साइकिल लिखना और लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लिखना, इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आप अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करोगे या फिर उसे लिखोगे. Moving on to the next, we have is Plasmodium and आप सबको पता है that malarial fever is caused by Plasmodium. And Plasmodium में बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए. सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे प्लाज्मोडियम का. उसके बाद जो प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन है कि प्लाज्मोडियम मेनली 4 स्पीशीज या 5 स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की, जैसे वाइवैक्स हो गया, फैल्सिपेरम हो गया या फिर मलेरी हो गया, ओवेल हो गया एंड नोलेसी. ये 5 स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं मलेरियल फीवर कॉज करने के लिए. तो आप उसके बारे में डिस्कस करोगे. फिर आप प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डिस्कस करोगे एंड फाइनली यू विल बी डिस्कसिंग द लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स. फ्यू इंपॉर्टेंट वायरसेस जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. So first virus that we have is dengue virus which belongs to the family Flaviviridae और ये responsible होता है for causing dengue fever. So this is also a very important question for your microbiology examination. If you are preparing for one, you should not forget to prepare dengue. Next virus that we have is rabies virus and rabies virus rabies cause करता है. ये भी एक बहुत important question है जो कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज लेप्रेसी. लेप्रेसी जो डिजीज़ होती है इसको हम हेंसेंस डिजीज़ भी कहते हैं. तो कई बार इन दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे. हेंसेंस डिजीज़ के नाम पे क्वेश्चन आता है और आप समझ नहीं पाते हैं. सो हेंसेंस डिजीज़ इज एन ऑल्टरनेट टर्म फॉर लेप्रेसी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रिबेला. रिबेला वायरस जो होता है वो कॉज करता है रिबेला एंड ये जो डिजीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिबेला वायरस भी माइक्रोबायो के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है. Next virus that we have is varicella zoster virus and this is responsible for causing chicken pox and shingles. चिकन पॉक्स और शिंगल्स ये स्किन डिजीजेस होती है जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. वंस इन अ लाइफ टाइम ये अकर होती है और उसके बाद लाइफ लॉन्ग पूरे प्रोसेस में कहीं भी किसी भी इंडिविजुअल को वंस ही और शी इज इन्फेक्टेड उसे चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होता. सो varicella zoster virus is responsible for causing chicken pox. The next disease that we have is measles जो कि measles वायरस कॉज करता है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन आपको measles वायरस ज़रूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए. नाउ हियर वी हैव फ्यू इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स. क्योंकि मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बता रही हूँ और माइक्रोबायो
कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते, इसीलिए हमें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं जिनके ऊपर कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ये पूछे गए हैं। द फर्स्ट वन इज Montauk's टेस्ट, द सेकेंड वन इज Vidal टेस्ट, the third one is VDRL or Venereal Disease Research Laboratory Test. The fourth one being Casson's reaction and the fifth one is coagulase test. ये जो 5 टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। कई बार इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशंस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर दीज टेस्ट्स। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन so that you never miss any updates from inside Organon.